नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास की शुरुआत मैं एक छोटे से शेर से करना चाहूँगा। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा शेर है कि मेरे जुनूँ का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनूँ का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास को। आज की करंट अफेयर क्लास फिर से हम वही अखबारों पे लेके आए हैं, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए एकदम पर्याप्त है। तो आज की तैयारी को प्रारंभ करने से पहले हम चलते हैं, कल जो हम पढ़े थे, उसका एक छोटा-सा रिवीजन मारते हैं तेज़ी से और आगे बढ़ते हैं आज की तैयारी में। कल हमने क्या देखा था दोस्तों? हम सबसे पहले कल देखे थे क्या? तो यह देखे थे कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया कब? कल विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया और उसका थीम क्या था? आवर पावर, आवर प्लैनेट, ठीक है? आवर पावर, आवर प्लैनेट उसका थीम था, हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, ठीक है? चलिए, उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हम देखे थे कि लॉरियस अवार्ड किसने जीता? लॉरियस एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और ये जो लॉरियस पुरस्कार है, ये किसने जीता था? तो ये जीते थे कौन? कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज इस पुरस्कार के विजेता रहे। कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं स्पेन के, ठीक है? दूसरी चीज क्या थी कि महिला श्रेणी में कौन यह खिताब प्राप्त किए हैं? तो आर्यना सबालेंका। आर्यना सबालेंका भी टेनिस प्लेयर हैं और कहाँ की हैं? बेलारूस की। तो इन्होंने भी क्या जीता था? इन्होंने भी जीता है लॉरियस पुरस्कार। अगर यह कहा जाए कि बेस्ट सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था पीएसजी को, पेरिस सेंट जर्मन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या देखे थे हम लोग। अगला खबर हम जो देखे थे, अगला एकदम हॉट है ये सब दोस्तों, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न हॉट हैं और पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं। भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी एक जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में। वह कौन जीते हैं? वो जीते थे कौन? शिवा नारवाल। शिवा नारवाल यह 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। शिवा नारवाल पूछ देगा ऐसे कि हाल ही में खेले गए जूनियर निशानेबाजी विश्व कप के विजेता कौन रहे हैं? तो शिवा नारवाल। कौन रहे? तो कई ऑप्शंस रहेंगे उसमें, एक क्या होगा आंसर आपका? शिवा नारवाल दोस्तों। फिर पूछेगा शिवा नारवाल का संबंध किस खेल से है? वह किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से, 10 मीटर एयर पिस्टल से। चलिए अगले आगे देखते हैं क्या है। तो एप्पल में लीडरशिप चेंज हुई थी। हम सभी जानते हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक थे। कौन? टिम कुक। टीम कुक के स्थान पर कौन आ गए हैं? जॉन टर्नस। जॉन टर्नस जो है सो नए सीईओ बने हैं। कौन? जॉन टर्नस एप्पल के नए सीईओ बने हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी, आपकी परीक्षाओं में दोस्तों एकदम छपने वाला है, नोट करके रखना है। चलिए, जॉन टर्नस इसके क्या बने हैं? नए सीईओ बने हैं टीम कुक के स्थान पर। अगला क्या था हमारा? नेटो में बढ़ता संकट। हमने नेटो की बात की थी कि नेटो में किस प्रकार से मुश्किलें पैदा हो चुकी है, दरार पैदा हो चुका है। क्यों? ईरान और अमेरिका का जो युद्ध था, अमेरिका की यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की विशेष इच्छा थी कि नेटो उनका सहयोग करे इसमें, जबकि नेटो ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, नेटो के सदस्य देशों ने, कि यह आपका युद्ध है, आपने प्रारंभ किया है, किसी ने नेटो सदस्य पर हमला नहीं किया, तो हम इस युद्ध में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। तो इस कारण से नेटो में एक दरार देखने को मिली है। नेटो की स्थापना आपको 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कहां? वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान में इसमें कितने मेंबर हैं? तो कुल 32 सदस्य। वर्तमान में नेटो में कितने सदस्य हैं? तो यह आपको 32 सदस्य हैं वर्तमान में नेटो में। चलिए आगे आते हैं। आगे हमने क्या देखा था दोस्तों? आगे हम देखे थे मंगल पर जैविक अणुओं की खोज की गई थी। नासा के जो रोवर है उसके द्वारा जैविक अणु की खोज की गई थी मंगल ग्रह पे। उसका क्या नाम था? रोवर का क्या नाम है? क्यूरियोसिटी रोवर। नासा के रोवर का नाम है क्यूरियोसिटी रोवर। तो क्यूरियोसिटी ने क्या किया? मंगल पे जैविक अणुओं की खोज की, जिससे यह जल के प्रमाण होने का की संभावना मिलती है, ठीक है? तो नासा के द्वारा एक और अभियान अभी लॉन्च किया जाना है। कब? 2028 में नासा और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और उसका क्या नाम है? रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर। क्या नाम है? रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर। कौन लॉन्च करने जा रहा है? ये ईएसए और क्या कहते हैं नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कब? यह 2028 में लॉन्च किया जाएगा और यह लगभग आपको दोस्तों 2 मीटर डीप तक ये ड्रिल करके पता लगाएगा। चलिए इसके बाद हम क्या देखे थे? जापान ने अपनी घातक हथियारों की निर्यात की जो नीति थी वो बदल ली। यह पूछा जाएगा स्पष्ट रूप से आपको कि निम्नलिखित में से कौन से देश ने अपनी नीति में बदलाव किया है घातक हथियारों के निर्यात से संबंधित। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने घातक हथियारों के निर्यात की रणनीति में बदलाव किया है। तो क्या नाम हो जाएगा? तो यह हो जाएगा दोस्त जापान।
जापान हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन। अगला प्रश्न हमारा, अगला अब क्या देखे थे, तो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के बारे में हमने बात किया था, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था के 6.4% की दर से बढ़ने की संभावना जताई गई है। कब? 2026 में। और 2027 में यही अनुमान कितना है? यह अनुमान 2027 के लिए 6.6% रखी गई है। 6.6% रखी गई है। चलिए इसके बाद हम आते हैं, आज से यहाँ का स्लाइड, आज का न्यूज यहाँ से प्रारंभ होता है कि नेपाल के गृह मंत्री, हम सभी सुन चुके हैं कि नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान बाद, नेपाल में जेनजी मूवमेंट के बाद जो नई सरकार बनी है, इसके नेतृत्व में बालेंद्र शाह अभी वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और सबसे हुआ प्रधानमंत्री हैं, और उन्हीं के गृह मंत्री थे कौन? सुधन गुरंग पर भ्रष्टाचार संबंधी कई आरोप लगे। ठीक है, एक विवादास्पद कारोबारी है दीपक भट्ट, उनसे संबंध का इन पर लगा कि वे धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और इन सभी विवादित लोगों के साथ उनकी साझेदारी थी, व्यापारिक साझेदारी रही। इसी दबाव में आके जो वहां के होम मिनिस्टर से सुधन गुरंग, उनको क्या देना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, नेपाल हमारा सबसे प्रमुख करीबी पड़ोसी देश है, और नेपाल से जो हमारा संबंध है दोस्तों भारत का, वो एकदम बेटी रोटी का संबंध माना जाता है। ठीक है, नेपाल से जो संबंधित स्टेट है जिनकी सीमाएं लगती है, उनमें सबसे पहले है कौन? यूके, उत्तराखंड, उसमें हो गया कौन? यूके यानी उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, फिर बिहार, और इसके बाद आ जाते हैं कौन? सिक्किम। यूपी बिहार बंगाल की भी लगती है। ठीक है, और सिक्किम, कुल इतने राज्यों की सीमाएं लगती है, 1 2 3 4 और 5 स्टेट की सीमा लगती है। किससे? नेपाल से। नेपाल के साथ दोस्तों क्या है कि भारत, चूंकि भारत का जो क्षेत्र है, लिम्पियाधुरा, फिर है काला पानी, लिपुलेख, इनको लेके नेपाल और भारत के बीच में डिस्प्यूट छिड़ गया है। दरअसल नेपाल अब इन क्षेत्रों पे जो अभी तक भारत के प्रशासन में है, उस पर अपना दावा करने लग गया है, जिस कारण से नेपाल और भारत के बीच में एक प्रकार का विवाद देखने को मिल रहा है। तो यह क्या है? लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को लेके। दोस्तों अभी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान जो नेपाल की सरकार है, जो बालेंद्र शाह के नेतृत्व में गठित हुई है, उसने क्या किया है कि जो 100 रुपए से अधिक के नेपाल भारत से सामान इंपोर्ट होते थे, 100 रुपये से अधिक के इंपोर्ट करने पर उसने क्या किया है? एक अलग से टैक्स लगा दिया है। ठीक है, एक टैक्स लगा दिया, जिस कारण से इसका भी विरोध अभी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने अभी? बालेंद्र शाह। बाकी चीजें आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है हमारा फिर वही होर्मुज संकट। हम सभी जानते हैं कि होर्मुज संकट काफी हॉट टॉपिक चल रहा है अभी। होर्मुज क्यों चल रहा है? अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे। जर्मनी के साथ भारत की एक डील हो रही है, कौन सी? पनडुब्बियों की डील। ठीक है, यह करीब 8 अरब डॉलर की डील है, और ऐसा माना जा रहा है कि यह डील अंतिम समझौते पर बस हस्ताक्षर होने की देर है। बाकी सारी जो भी प्रक्रियाएं थी वो लगभग पूरी मानी जा रही है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। हम सभी जानते हैं जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। और मैंने कल पूछा था क्या कि जर्मनी के चांसलर कौन है? जर्मनी के दोस्तों चांसलर कौन है? इसका आपको उत्तर देना है। जर्मनी के चांसलर कौन है? जर्मनी के चांसलर कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हाँ, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ये किनसे मिले थे? तो वे अपने समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस से मिले थे। ठीक है, जो जर्मनी के रक्षा मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज आगे क्या है हमारा? आगे हमारा प्रश्नों से आधार पर हम लोग डील करते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका 90 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका कि 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, क्या नाम है उनका दोस्तों? बताना है। ऑप्शन में एक है आपका YS राजशेखर रेड्डी, N चंद्रबाबू नायडू, नांदेडला भास्कर राव और के रोसैया। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो नांदेला भास्कर राव। नांदेला भास्कर राव आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम थे, जिनका की निधन हो गया अभी हाल ही में, और ये आपको मात्र शायद 31 दिन के लिए सीएम बने थे। ठीक है, 31 दिनों के लिए। आगे आते हैं हम
आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है दोस्तों? तो एन चंद्रबाबू नायडू जो वर्तमान सीएम है, टीडीपी के से आते हैं। और राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और ये क्या है, ये वर्तमान में राज्यपाल है, ठीक है। और एन चंद्रबाबू नायडू भारत के आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम है। राजधानी कहाँ है आंध्र प्रदेश की? तो अमरावती। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2026 में ग्रीन नोबेल के नाम से विख्यात गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है दोस्तों। इसको इस प्रश्न को ऐसे पलट के पूछ सकता है कि गोल्ड में ये ग्रीन नोबेल के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? ग्रीन नोबेल, तो ग्रीन नोबेल के नाम से कौन सा अवार्ड जाना जाता है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ही किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं दोस्तों आपको ये ग्रीन नोबेल के नाम से। तो इस वर्ष कितनी महिलाओं को दिया गया? तो 6 महिलाओं को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आइए इस पुरस्कार से संबंधित कुछ जानकारी को हम लोग लेके चलें, क्योंकि अतिरिक्त जानकारी अगर नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि अगर प्रश्न परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं अगर ट्विस्ट करेगा तो वहीं पे आपके फंसने की संभावना होती है। तो हम फंसे ना, सभी सवालों का उत्तर एकदम सुविधाजनक रूप से बहुत आसानी से दे सकें, उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी तैयारी में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो आसपास की सारी जानकारी को इकट्ठा करके लेते हुए चले। तो यह है कि गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह आपको ग्रीन नोबेल के नाम से भी जानते हैं। यह पुरस्कार कब स्थापित हुआ? तो 1989 में। खैर ये बहुत ही, इस जानकारी से बहुत ज्यादा कुछ होना नहीं है, ठीक है। यह आपको क्या है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है और इससे विजेताओं को लगभग आपको $2 लाख की राशि दी जाती है। कितनी? $2 लाख की राशि दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, भारत द्वारा खरीदी जा रही R-37M मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में गिना जाता है, किस देश के? बताना है दोस्तों कि भारत अभी R-37M मिसाइल खरीदने की बात कर रहा है। तो R-37M मिसाइल कौन से देश द्वारा बेचा जाता है? ए है अमेरिका, बी है रूस, सी फ्रांस और डी इजराइल। तो R-37M मिसाइल एक बहुत ही हवा से हवा में, एयर टू एयर, बहुत ही घातक डेंजरस मिसाइल है और ये किसके से भारत खरीद रहा है? तो रूस से। रूस से भारत के जो रक्षा समझौते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। चाहे ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जो है सो हमारा सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? तो यह आपको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह आपको भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है। इसके लिए रूस की मस्कोवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ब्रह्मोस का जो ये प्रोडक्शन इकाई है कहाँ लगाया गया है? ये दोस्तों है लखनऊ में, ठीक है। चलिए, तो अभी हाल ही में रूस के साथ भारत ने एक समझौता किया है। यह डिफेंस एंड लॉजिस्टिक के क्षेत्र में समझौता। इसका क्या नाम है? RELOS, रेसिप्रोकल डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट। रेसिप्रोकल डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी भी परीक्षा में आप जा रहे हो तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। यदि आप मुख्य परीक्षा में जा रहे हो तो आप भारत रूस संबंधों पर इसका उदाहरण दे सकते हैं। यदि आप प्रीलिम्स में हो तो हम सीधे पूछ देगा कि RELOS समझौता किस देश के बीच हुआ है? तो इंडिया और रसिया के बीच में यह समझौता है, ठीक है। फिर पूछ सकता है इसमें कि RELOS का फुल फॉर्म क्या है? तो यह आपको रेसिप्रोकल डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट, इसका यह फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि दोस्तों की 3000 ट्रूप्स, 5 करीब वॉरशिप्स और 10 एयरक्राफ्ट दोनों एक दूसरे के देश में रख सकते हैं। फिलहाल यह 5 वर्षों के लिए किया गया है, बाद में इसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा है प्रश्न क्या, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में सांप की एक दुर्लभ नई प्रजाति कैलमारिया गारोएंसिस खोजी गई है?
कैलमारिया गारोएंसिस का तात्पर्य क्या है वो हम समझते हैं पहले, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल कैसे किया जाता है वो देखिए, हमारे पास ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब नाम को पकड़िए, नाम है कैलमारिया गारोएंसिस। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गारो पहाड़ी कहाँ है, तो गारो पहाड़ी है दोस्त कहाँ, यह है आपको मेघालय में। गारो पहाड़ी कहाँ है, यह है आपको मेघालय में, ठीक है। मेघालय का यह क्षेत्र है, यहीं पर है ये गारो, ये खासी और ये जयंतिया पहाड़ी। गारो, खासी और ये जयंतिया पहाड़ी हो गई। तो दोस्तों इसी ये जयंतिया पहाड़ी, सॉरी ये गारो पहाड़ी, जी से गारो, यहाँ नाम आ रहा है आपको गारो एंसिस। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह गारो पहाड़ी यानी कि मेघालय में खोजी गई प्रजाति है सांप की, ठीक है। ये गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है दोस्तों, उसकी आकृति अगर हम देखें तो इसकी जो ज्योग्राफी है वो, इसका शेप एक प्रकार से कीप के आकार का होता है। इससे क्या होता है कि इसका संदर्भ इस रूप में हम समझते हैं कि जब ये बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं आती हैं तो वह इस कीप में फंस के घनघोर बारिश करती है, घनघोर बारिश करती है। और गारो पहाड़ी, सॉरी ये जो खासी पहाड़ी है, इसी में दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम स्थित है, ठीक है। मासिन राम, चेरापूंजी दोनों आपको कहाँ है, यह आपको खासी पहाड़ी में ही है, मासिन राम और चेरापूंजी, समझे। चलिए आगे हम, प्रश्न है हमारा अगला क्या है कि किस देश ने हाल ही में अपनी दशकों पुरानी रक्षा नीति को बदलते हुए घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया। तो हम कल भी ये चीज देखे थे, आज भी हमने रिवाइज किया, तो आप बहुत आसानी से इसका उत्तर लगा सकते हैं। और इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने अपनी क्या की है, नीति में बदलाव किया। कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी, जापान, इटली या दक्षिण कोरिया, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जापान, ठीक है। जापान ने अपनी नीति में बदलाव किया है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पे 2 परमाणु बम गिरे थे। अगला हमारा क्या है कि विश्व जलवायु नेता सम्मेलन, वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स समिट में किसे ग्लोबल ग्रीन आइकन का अवार्ड दिया गया है। यह आपको विश्व जलवायु नेता सम्मेलन जो हुआ है, यह आपको दोस्तों कहाँ हुआ है, तो यह आपको लंदन में हुआ था, ठीक है। और यह कौन से ऐसे नेता हैं सॉरी जिन्हें पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी संतोष कुमार, सी सुंदर पिचई या डी गौतम अडानी। तो यह है आपको संतोष कुमार, यह आपको राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं और इन्हीं को यह पुरस्कार विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में प्रदान किया गया, क्या, ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार। यही है दोस्तों संतोष कुमार जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे आते हैं, आगे क्या है कि अरण्यक घोष हाल ही में कौन से नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो कौन से नंबर के हो जाएंगे दोस्तों, 92, 94, 95 या 98 नंबर के। तो ये क्या हो जाएंगे, 95वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन से नंबर के, 95वें नंबर के। और यह कहाँ के हैं, तो ये है वेस्ट बंगाल के, ठीक है। वेस्ट बंगाल के हैं ये, पश्चिम बंगाल के। कौन, अरण्यक घोष। अरण्यक घोष भारत के किस क्रम के बने हैं आपको ग्रैंड मास्टर, तो 95th नंबर के। अगर हम शतरंज के सबसे प्रमुख संस्था की बात करें तो यह है आपको फीडे। फीडे ही शतरंज की रेगुलेटरी बॉडी है। इसका फुल फॉर्म कभी पूछ देगा तो फेडरेशन इंटरनेशनलिटीज HSS होता है, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनलिटीज HSS, ठीक है। यह कब बना है, तो यह 1924 में स्टैब्लिश हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फीडे का, तो ये आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में, कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है, किसका, फीडे का। आगे क्या है हमारा, आगे वही है दोस्तों कल वाला, एप्पल के नए सीईओ कौन बने हैं, टिम कुक की जगह किसने ली है, बताना है आपको। ऑप्शन है सुंदर पिचाई, बी सत्या नडेला, सी जॉन टर्नस या डी जेफ विलियम्स। बहुत आसान सा सवाल है, कल भी बताए, आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने आपको एक रिवाइज करवाया था, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेफ विलियम, सॉरी जॉन टर्नस। जॉन टर्नस जो है सो नए सीईओ बने। अगर पूछ दिया जॉन टर्नस ने किनका स्थान लिया है, तो ये किसका स्थान लिया है, इन्होंने जगह लिया है टीम कुक का। किसका जगह लिया है इन्होंने, टीम कुक। टीम कुक अभी तक एप्पल के सीईओ थे, ठीक है। आगे दोस्तों की प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। बताना है दोस्तों क्या हो जाएगा आपको,
कौन सा उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? इसी अप्रैल माह में हम लोग मनाए विश्व स्वास्थ्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस तो कल ही था, 22 अप्रैल को। ठीक है, फिर है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब? यह आपको दोस्तों 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो दुनिया भर में कौन सा ऐसा आपको बताना है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं और हम लोग राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाते हैं, दोनों बताइएगा। ठीक है, विश्व जल दिवस और राष्ट्रीय जल दिवस, विश्व जल दिवस और राष्ट्रीय जल दिवस दोनों कब मनाया जाता है, यह बताना है। और फिर है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब हो जाएगा दोस्तों? 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को, यानी कि आज। चलिए आगे क्या है हमारा, नेपाल के कृषि गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार और धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया। अभी अभी हम लोग यह पढ़े हैं, बालेन शाह नेपाल के क्या है, प्राइम मिनिस्टर। बालेन शाह नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अभी सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हैं। और क्या नाम है उनका, सुधन गुरंग। सुधन गुरंग जो है सो नेपाल के होम मिनिस्टर थे, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में इनको क्या करना पड़ा है, इस्तीफा देना पड़ा है। कौन से व्यक्ति थे, दीपक भट्ट और भी कई ऐसे लोग थे जिनसे संबंध इनके थे। ठीक है, खैर छोड़िए, चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। आगे तेजी से हम लोग देखते हैं पुरस्कार और सम्मान। तो ग्लोबल ग्रीन आइकॉन अवार्ड यूके में जो दिया गया है, किसे दिया गया है, तो यह संतोष कुमार को दिया गया, हम सभी अभी देखे हैं, ब्रिटेन की संसद में दिया गया है। और ग्रीन इंडिया चैलेंज अभियान के जरिए इन्होंने, इनका अभियान का क्या नाम है, ग्रीन इंडिया चैलेंज। क्या नाम है इनका, ग्रीन इंडिया चैलेंज इनका अभियान था, जिसमें इन्होंने करोड़ों पेड़ लगाए और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, क्या नाम है, ग्रीन इंडिया चैलेंज अभियान इनका था, किनका, संतोष कुमार का। इसके बाद MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो कि कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को दिया गया। किसे, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को दिया गया। कौन सा पुरस्कार, MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया किसे, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को, खेती में उनके योगदान के लिए। फिर आते हैं नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय को दिया गया। किस पुस्तक के लिए, मदर मैरी कम्स टू मी। इनकी पुस्तक है अरुंधति रॉय की मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, इनको और भी कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे इन्हें आपको ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी और पुस्तक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर इनकी एक और पुस्तक है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इनको गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए कौन सा अवार्ड मिला है, यह मिला है दोस्तों बुकर अवार्ड। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको बुकर प्राइज मिल चुका है पहले भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे हमारा है खेल और उपलब्धियां। दोस्तों ये सारी जो भी प्रश्न है ये काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए, इन्हें आप नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन्हें नोट डाउन करते जाना है। आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना है, समझे, और इन सभी को नोट डाउन करना है ताकि आप इन्हें भूले ना। और जिसका आंसर आपको पता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा। तो भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, अरण्य घोष। कहाँ के हैं, कोलकाता के, हम लोग देख चुके हैं। मैथ्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बनाया गया है श्रेया शांतनु मुंधाड़ा के द्वारा। श्रेया शांतनु मुंधाड़ा के द्वारा यूरोपियन गर्ल्स मैथ ओलंपियाड 2026 में गोल्ड मेडल जीता गया। क्या मैथ्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, श्रेया शांतनु मुंधाड़ा। यूरोपियन गर्ल्स मैथ ओलंपियाड में ये जीते हैं गोल्ड मेडल 2026 में। वैसे भी शांतनु नाम के लोग जो होते हैं वो मैथ बहुत अच्छा बनाते हैं, जैसे कि मैंने भी MSc कर रखा है किसमें, मैथमेटिक्स में, और साथ के साथ आपको ज्योग्राफी में भी। ठीक है, खैर तो हमारा आज का यहाँ करंट अफेयर्स दोस्तों पूरा होता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने अंत तक देखा होगा, सभी करंट अफेयर्स को समझे होंगे, नोट डाउन किए होंगे, ताकि आपकी परीक्षाओं की तैयारी में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। तो इस वीडियो को आप दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कैसा लगा बताना बिल्कुल ना भूलें इस कमेंट बॉक्स में। यदि आपने अभी तक किसी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो एकदम दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। मैं आपको छोटी सी जानकारी भी चलते चलते देता चलूं। जानकारी क्या है दोस्तों, तो जानकारी यह है आपके लिए कि हम लोग आपके लिए बैचेस लेके आए हैं। किस चीज के, हमारे जो बैचेस हैं वो आपको BPSC के लिए हैं, जो भी BPSC 72वीं होने वाली है,
इसके लिए है। फिर बीपीएससी की जो टीआरई परीक्षा होने वाली है, टीआरई 4, इसके लिए भी हम आपके पास बैचेस लेके आए हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग क्या लेके आए हैं, तो यह आपको टेस्ट सीरीज है हमारे पास, क्विजेज हैं हम आपके लिए हमारे पास। ये सभी आपकी तैयारी को एक नई उड़ान देने के लिए पर्याप्त है। तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो कि आपको डॉक्टर्स कॉलोनी कंकड़बाग के पीएनबी बिल्डिंग में है, फर्स्ट फ्लोर पर है। आइए और हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।